हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, यह क्लास बिहार लाइब्रेरियन केवीएस एनडीएस ईएमआरएस डीएसएसबी यूजीसी नेट जेआरएफ एवं राजस्थान लाइब्रेरियन तथा किसी भी स्टेट के वैसे एग्जाम जिसमें लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हो, उन सभी के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक क्यूआर कोड दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां क्लास की अपडेट एवं नई नई वैकेंसीज की जानकारी आपको मिलती है। एवं क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था कि हम एक जीरो टू हीरो बैच स्टार्ट करने वाले हैं, और जैसा कि इसका पिछला क्लास हम लोगों ने संपन्न किया, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियां ली। और इस यूनिट में जो भी आगे जो टॉपिक्स है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से आप मुझे कुछ भी सुझाव अथवा जो भी प्रश्न डाउट हो वो पूछ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के मूल सिद्धांत, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो डिटेल्स ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट है, जिसमें हम लोग लाइब्रेरी के बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें हम लोग अभी तक लाइब्रेरी हिस्ट्री उसके पढ़े हैं, जिसमें हम लोग एंशियंट लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा, मिडाइवल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा, और फिर मॉडर्न लाइब्रेरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी यानी पुस्तकालयों के स्वरूप के बारे में अध्ययन किया, जो कि भौतिक संरचना में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कन्वेंशनल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी और हाइब्रिड लाइब्रेरी। उसके पश्चात हम लोगों ने कुछ पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्तित्व को हमने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने मेलविल डेवी को पढ़ा था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में पढ़ा था, और उनकी कुछ पुस्तकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। एवं साथ ही हम लोगों ने सीए कटर के बारे में जानकारी हासिल की थी। अब दोस्तों, हम लोग उसी फेमस पर्सनालिटीज के अंतर्गत हम लोग अब बी एस केशवन महोदय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बी एस केशवन महोदय का जन्म जो था वह 10 मई 1909 ईस्वी को हुई थी, एवं उनकी जो मृत्यु हुई थी वह 2000 ईस्वी में हुई थी। कभी कभी जन्म के अनुसार क्रम सजाने के लिए पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं उनकी जन्म और मृत्यु तिथि भी यहाँ लिखवा रहा हूँ। और बी एस केशवन की बात करें हम लोग तो बी एस केशवन जो थे वह भारत के जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी थी उसके पहले पुस्तकालय अध्यक्ष थे। क्योंकि हमारा देश 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ, और इम्पीरियल लाइब्रेरी चेंज नेम एक्ट चेंज नेम एक्ट के तहत, जो कि 1948 में हुई थी, इसके तहत हम लोगों का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था, जो कि पहले इम्पीरियल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। और उस पुस्तकालय के जो प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे वे बी एस केशवन महोदय थे। उससे पहले अगर पूछ लिया जाए, जबकि इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड कर्जन महोदय द्वारा हुआ था। और 1903 ईस्वी में जो है वह सभी के लिए खोल दिया गया था। और इसमें उस समय के जो पुस्तकालय थे वे जे एच चॉपमैन महोदय थे। जबकि अगर पूछ दिया जाए कि प्रथम भारतीय पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे, तो वह 1907 ईस्वी में, जो कि इंपीरियल लाइब्रेरी के ही जो हरिनाथ दे थे, उन्हें पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये सब जानकारी भी जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको यूनिट वाइज आपको ये सब चीज की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल से जुड़े रहें, और इस चैनल के माध्यम से आपको लाइब्रेरी साइंस की जो एक संपूर्ण पाठ्यक्रम होती है उसे उपलब्ध कराई जाएगी। और देखिए, जो बी एस केशवन थे, इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के
उपाधि दी गई थी और हम लोग इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के नाम से भी के उपाधि से जाना जाता है। और जो बी एस केशवन महोदय थे वे इंसडॉक के निदेशक के रूप में भी कार्य किए थे। क्योंकि जब इंसडॉक की स्थापना हुई थी तो इनका भी उनमें महत्वपूर्ण हाथ था। और इन्हीं सब उपलब्धियों को देखते हुए बी एस केशवन महोदय को भारत सरकार द्वारा 1960 ईस्वी में पद्मश्री दिया गया, जो कि ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप सभी याद रखेंगे। और बी एस केशवन के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना कुछ पढ़ लीजिएगा जो कि बेसिक्स अभी नॉलेज दे रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे जैसा कि मैंने बताया कि यूनिट में हम लोग जैसे जैसे आगे चैप्टर में बढ़ेंगे इनकी हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ाई करेंगे। अभी जो चैप्टर 1 है यूनिट का, तो इसमें हम सभी चीज के बारे में हल्का हल्के जानकारी देंगे ताकि आपका एक बेस बने। और फिर बेस बनने के पश्चात हम लोग उसमें और भी डिटेल्स और उनकी पुस्तक कौन सी थी, उनको और क्या क्या योगदान था, ये सभी पढ़ेंगे। अब हम लोग जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, अयंकी वेंकटा रमन्या है। और इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है जब भारत में पुस्तकालय का विकास हो रहा था। तो इनका जन्म की बात करें तो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के कोनकुदुरु गांव में हुआ था। और इनकी जो जन्म हुई थी वह 1890 ईस्वी में हुई थी, 24 जुलाई 1890, एवं मृत्यु 1979 में हुई थी। और जो अयंकी वेंकट रमन्या हैं, उन्हें हम लोग आर्किटेक्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इन्होंने भारत में जो सार्वजनिक पुस्तकालय है ना, उसके लिए आंदोलन चलाने का कार्य किया था। और पब्लिक लाइब्रेरी के विकास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए हम लोग इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया भी कहते हैं। आंध्र नेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी, जो कि सन 1914 ईस्वी में स्थापना की थी। और इन्होंने मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे हम लोग MLA कहते हैं, वो उसकी स्थापना में 1918 ईस्वी, और ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन की नींव रखी थी। इन्होंने ही मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन का निर्माण करने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इन्हीं सब योगदान को देखते हुए इन्हें भी भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और वह 1972 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ बेसिक्स जानकारी थी जो कि हम लोगों ने अभी अंकी वेंकटया रमन्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेसर एस बसीरुद्दीन के बारे में। तो जो एस बसीरुद्दीन थे, वे सर इनके बारे में ज़्यादा कुछ तो अभी मेन बेसिक जानकारी में यही आप सभी को पढ़नी है कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन रह चुके हैं। और IATS LIS जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में की गई थी, उसके वे प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये याद रखेंगे क्योंकि देखने में आपको बहुत ही सिंपल लग रही है, बट इससे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सर्वप्रथम तो आपसे पूछ ली जाएगी कि IATLIS की स्थापना कब हुई थी, तो वह 1969 ईस्वी में हुई थी। और इसके बाद पूछ लिया जाएगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो आप याद रखेंगे कि एस बसरुद्दीन साहब जो हैं, वो इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं। और इन सभी उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और वह 1976 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे। इसके पश्चात हम लोग PN कोला जी के बारे में पढ़ेंगे। वो इनका जो जन्म है वह 1924 ईस्वी में हुई है। और सर्वप्रथम ये बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी में लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त हुए थे। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग कि सर्वप्रथम ये लाइब्रेरियन के रूप में कहाँ नियुक्त किए गए थे। तो ये बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी में लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त किए गए थे। और इन्होंने BHU में भी कला संकाय के डीन के रूप में कार्य किया है इन्होंने। और इन्होंने अपनी एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था
प्रोफेसर कोला इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसकी इन्होंने स्थापना की थी 1975 ईस्वी में। तो परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कोला इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की स्थापना कब हुई थी और किन्होंने किया था। तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रोफेसर पी एन कोला ने इसकी स्थापना की थी। और इन सभी उपलब्धियों को देखते हुए हमारे देश द्वारा इन्हें 2004 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो ये सब कुछ की फैक्ट्स हैं जिसको आप नोट्स के रूप में बनाते चलेंगे अपने कॉपी में, ताकि उससे आपको याद करने में आसानी होगी। और ये जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चीज़ों को हल्का हल्का समझेंगे कि आखिरकार, जैसा कि मैंने बताया था कि आप सभी को मैं पूरी बेसिक्स एकदम जानकारी दूंगा, पूरा बेसिक से लेकर यानी जीरो से लेकर हीरो तक, यानी जीरो से लेकर पूरा मैं आपको कंप्यूटर साइंस की जानकारी, लाइब्रेरी साइंस की जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। तो इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे अब सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय के बारे में। तो सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये बड़ौदा के राजा थे। और ये 1875 से, इसे याद रखेंगे, 1875 से 1839 के बीच में बड़ौदा के महाराजा थे। और इन्हें पुस्तकालय आंदोलन के जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो 1910 ईस्वी में की थी। और भारत में पुस्तकालय शिक्षा की जो शुरुआत की थी ये सियाजी राव गायकवाड़ की ही देन है, जो कि 1911 में बड़ौदा नरेश, जो कि यही थे सियाजी राव गायकवाड़, इनके प्रयास से शुरू किया गया था। और जो मेलविल डेवी के छात्र थे जिनका नाम था W.A. बोडेन, उनके द्वारा शुरू किया गया था। उन्हें ही पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत करने और पढ़ाने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी W.A. बोडेन महोदय को। और लाइब्रेरी मिसलेनी जो नामक पुस्तकालय पत्रिका है, यह जो शुरुआत किए थे ये W.A. बोडेन साहब ने शुरुआत किया था। W.A. बोडेन साहब ने शुरुआत किया था और यह 1912 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो कि हम लोग सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय के बारे में पढ़े हैं। जो कि सर्वप्रथम तो ये है कि इन्होंने 1875 से 1939 के बीच में बड़ौदा के महाराजा थे। और इन्होंने पुस्तकालय आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। और अगर परीक्षाओं में पूछ दी जाए कि इन्हें पुस्तकालय आंदोलन कब शुरुआत की, तो ये जरूर याद रखेंगे कि 1910 ईस्वी में इन्होंने पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की थी। परंतु भारत में जो पुस्तकालय शिक्षा की शुरुआत है वह भी इन्होंने ही शुरू करवाया था, जो कि 1911 ईस्वी में किया गया था। इससे ये जो दो प्रश्न हो रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर कर रहे होंगे तो आप लोगों को ऐसा प्रश्न देखने को अवश्य मिल जाएगा। और मेलविल डेवी के छात्र जो W.A. बोडेन थे, उन्होंने बुलाया था और इन्हें ही शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए और पढ़ाने के लिए इन्हीं ही W.A. बोडेन साहब को जिम्मेवारी सौंपी गई थी। और इन्होंने ही लाइब्रेरी मिसलेनी नामक एक पुस्तकालय पत्रिका की शुरुआत की थी, जो कि 1912 ईस्वी में की थी। तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मास्टर मोतीलाल जी संघी के बारे में। तो मास्टर मोतीलाल संघी के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ना है। उनकी मुख्य बात यह है कि इनकी जन्म जो है 25 अप्रैल 1876 को हुआ था। और ये भी पुस्तकालय के बहुत ही प्रेमी थे, पुस्तकालय और पुस्तक से बहुत प्रेम किया करते थे। तो ये जब टीचर थे, तो इनकी एक कहानी मैं बताता हूँ। जब ये शिक्षक थे तो ये अपने सैलरी से कुछ पैसों का बचाव करके एक के घर में ही अपने लाइब्रेरी का उन्होंने निर्माण किया। और कुछ कुछ पैसे बचाकर उसमें किताब, और ये पुस्तक के इतने बड़े प्रेमी थे कि ये अपने कलीग्स को भी या अपने साथी दोस्त को भी पुस्तकें अपने हाथों से उनके घर जाकर दिया करते थे। और उनसे पूछते भी थे कि आपने इस पुस्तक का अध्ययन किया अथवा नहीं किया, और दूसरों को प्रेरित भी करते थे कि पुस्तक पढ़ने के लिए। तो मास्टर मोतीलाल जी संघी के बारे में ये कहानी है। और इन्हीं पैसों से उन्होंने एक 1920 ईस्वी में सन्मति पुस्तकालय का निर्माण किया था। तो ये
प्रश्न पूछ ली जाती है कि सन्मति पुस्तकालय का निर्माण कब किया गया, तो 1920 ईस्वी में किया गया। और किनके द्वारा किया गया, तो वह मास्टर मोतीलाल जी संघी के द्वारा किया गया था। अब हम लोग के एम असदुल्ला के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बारे में पढ़ना तो बहुत कुछ है, चूंकि भारत और पाकिस्तान पहले एक में हुआ करती थी। तो के एम असदुल्ला साहब के बारे में अगर जानकारी दी जाए, तो सर्वप्रथम इन्हें 1916 ईस्वी में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन के रूप में नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात इन्हें 1919 ईस्वी में एएमयू, जिसे हम लोग अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, लेकिन पहले इसका नाम था एमएओ। तो इस कॉलेज में ये लाइब्रेरियन बने। और तत्पश्चात इसके 1930 ईस्वी में इन्हें, जो कोलकाता में इंपेरियल लाइब्रेरी थी, उसके राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था। और यह 1930 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक, जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं होता है और भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता है, चूंकि बंटवारे के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए इन्हें पुस्तकालय अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था इंपीरियल लाइब्रेरी के। चूंकि इंपीरियल लाइब्रेरी को ही बाद में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज नेम एक्ट 1948 के द्वारा इसका नाम बदल कर, और इसे ही हम लोग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन गया था। तो 1947 तक ये हमारे इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता के लाइब्रेरियन रहे। और 1948 में जब ये हटे, तो 1948 में ही सर्वप्रथम बीएस केशवन के बारे में, जैसे जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था कि ये प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, बीएस केशवन महोदय। और इस ही सभी इन्होंने, जब देखिए हमारे देश में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन एसोसिएशन जिसे हम लोग आईएलए कहते हैं, जिसकी स्थापना 1933 ईस्वी में की गई थी। और ये चूंकि 1930 से 1947 तक इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता के लाइब्रेरियन थे, और इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के भी स्थापना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये 1933 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक ये आईएलए के प्रथम सचिव के रूप में अपना योगदान दिए थे। और ये आईएलए के प्रथम सचिव के रूप में भी कार्यरत थे 1933 से 1947 ईस्वी के बीच में। और 1930 से 1947 के बीच में इसके साथ ही इन्होंने इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता के लाइब्रेरियन के रूप में भी अपना योगदान दिया था। और इन सभी उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें अंग्रेज सरकार, जो कि तत्कालीन सरकार हुआ करती थी, भारत सरकार, जो कि उस समय अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो 1935 ईस्वी में इन्हें खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। जैसा कि अगर मैं यहाँ एक एक रिवीजन के तौर पर, अगर मैं यहाँ पे मुझे थोड़ा शॉर्टकट में अगर आप सभी को याद कराना पड़े, तो आप इतना में याद कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आप ये याद कर लेंगे ऐसे कि 1916 ईस्वी में ये क्या, तो लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में लाइब्रेरियन बने। फिर आप लोग देखेंगे कि 1919 ईस्वी में एएमयू, जिसे उस समय एमएओ कहा जाता था, यहाँ पे लाइब्रेरियन बने। उसके बाद 1919 के बाद आप लोग याद रखेंगे कि 1930 से 1947 के बीच में ये क्या थे, तो ये लाइब्रेरियन थे। और कहाँ, तो इंपीरियल लाइब्रेरी में। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे डेट वाइज, तो आप सभी को चीज़ें ज़्यादा याद रखेगी। और चूंकि आईएलए, जिसे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कहते हैं, उसकी स्थापना 1933 ईस्वी में हुई थी। और ये चूंकि प्रथम सचिव नियुक्त किए गए थे, तो 1933 से लेकर 1947 के बीच में ये सचिव के रूप में काम किए आईएलए में। और 1947 के बाद तो देश आज़ाद हो गया, तो 1948 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ने मिटाया, और उसी के तहत बीएस केशवन महोदय को यहाँ का लाइब्रेरियन नियुक्त कर दिया गया। और एक जो ये फैक्ट्स है, वो याद रखेंगे आप लोग कि 1935 में इन्हें खान बहादुर की उपाधि मिली, और वो भी उस समय की जो तत्कालीन सरकार हुआ करती थी उसके द्वारा इन्हें खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो ये की फैक्ट्स इतना महत्वपूर्ण है अभी, और बाकी सारी भी जानकारी होगी जैसे जैसे यूनिट में हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे,
वैसे वैसे आप सभी को और भी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे जो कि रंगनाथन साहब के गुरु थे, प्रथम गुरु थे और लाइब्रेरी साइंस के गुरु थे। तो वे थे WCB शेयर्स, जिसे हम लोग कहते हैं विलियम चार्ल्स बर्बिक शेयर्स। इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा वह है विलियम चार्ल्स बर्बिक शेयर्स। आप कहीं लिख भी रहे हैं, चूंकि यहाँ पे मैं सभी चीजें नहीं लिख पा रहा हूँ और थोड़ी इसमें लिखने में थोड़ी कठिनाई भी हो रही है। तो जैसा कि पहले में ही लिखा हुआ है कि ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय के गुरु रहे हैं और इन्हें पुस्तकालय वर्गीकरण का ग्रामेरियन कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने क्लासिफिकेशन से संबंधित यानी वर्गीकरण से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो पुस्तक हैं वह है 1915 ईस्वी में इन्होंने ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन लिखी थी। 1918 ईस्वी में इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लिखी है और 1926 ईस्वी में इन्होंने मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन भी लिखी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम केनन, क्योंकि केनन के बारे में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो एस आर रंगनाथन महोदय ने भी केनन दिया था, और जिसमें आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, नोटेशनल प्लान ये सब में पढ़ेंगे। तो कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस, कैनन ऑफ करेंसी वगैरह बहुत सारे कैनन पढ़ेंगे जिन्होंने एस आर रंगनाथन ने भी दिया हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम कैनन का सिद्धांत किन्होंने दिया, तो वह हमारे WCB शेयर्स जी हैं, जिन्होंने कैनन का सिद्धांत दिया था और उन्होंने 29 सिद्धांत उस समय दिए थे। बाकी आगे हम इनके सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हम लोग इनके बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी थी, और आगे अब हम लोग पढ़ेंगे पॉल आउटलेट एंड हेनरी लाफाउंटेन। तो इनकी अगर मुख्य प्रमुख बातें की जाए तो सर्वप्रथम तो ये इन्होंने IIB FID की स्थापना की थी। तो इन्होंने कब की थी FID की स्थापना, तो याद रखेंगे आप लोग कि 1895 ईस्वी में FID की स्थापना की थी एवं UDC का निर्माण, चूंकि DDC पहले ही बन चुकी थी और इसे डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते थे, जो कि 1876 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। जब हम लोग डेविड डेसिमल पढ़ रहे थे तो उस समय आपको बताया गया था कि 1876 ईस्वी में DDC के निर्माण डेविड डेसिमल महोदय द्वारा कराया गया था। उसके तत्पश्चात इन्होंने सेम उसी में से कुछ उसको मतलब संशोधन करके UDC का निर्माण किया इन्होंने, पॉल आउटलेट और हेनरी लाफाउंटेन ने। और 1905 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ एवं प्रकाशित किया गया। और इन्होंने ही सर्वप्रथम DDC के जो देन दिए थे है मेलविल डेवी, उनसे परमिशन लेकर उन्होंने UDC का निर्माण किया था। और 1913 ईस्वी में हेनरी लाफाउंटेन को शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, ये भी आप सभी याद रखेंगे। और एक चीज याद रखेंगे तो ये दोनों जो हैं वो 1800 दोस्त थे, चूंकि दोस्त हुआ करते थे, और 1892 में ये दोनों मिलकर बेल्जियम में बेल्जियम में इन्होंने सोसाइटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस के एक सामाजिक बिब्लियोग्राफी बनाने का भी काम किया था। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऑफ सोशल सोसाइटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंसेज, इन्होंने बिब्लियोग्राफी बनाने पे जोर दिया था। और इनकी प्रमुख चीज अभी तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे भी इनके बारे में गहन अध्ययन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि हम लोग एस आर रंगनाथन महोदय जी के बारे में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे हम एस आर रंगनाथन महोदय को क्या क्या अवार्ड या उपाधि मिली थी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसे आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये याद कीजिएगा तो इससे संबंधित प्रश्न अवश्य ही परीक्षा में एक या दो पूछी जाती है। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि इसमें से पूछी ही जाएगी, लेकिन कभी कभी कहाँ से क्वेश्चन पूछ दी जाएगी वो आप भी नहीं जानते हैं, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है। तो उसमें से तो सर्वप्रथम जहाँ तक मुझे याद है तो उनसे पूछा गया था कि नेशनल रिसर्च प्रोफेसर कब नियुक्त किया गया था, जो कि 1965 ईस्वी में। तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। मैं तो कहूँगा कि सभी क्वेश्चन का किसी न किसी सेट में आ चुकी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है।
तो देखिए एस आर रंगनाथन के कार्यों को देखते हुए सर्वप्रथम इन्हें 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राव साहेब की उपाधि कब दी गई थी, तो 1935 ईस्वी में तत्कालीन भारत सरकार द्वारा दिया गया था। नेशनल रिसर्च प्रोफेसर के रूप में इन्हें भारत सरकार द्वारा 1965 ईस्वी में घोषणा की गई थी। और मार्गरेट मान अवार्ड इन्हें 1970 ईस्वी में एएलए यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। और एएलए की स्थापना की बात करें तो 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। डिलीट की उपाधि इन्हें अगर पूछा जाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा कब की दिया गया, यहाँ याद करने वाली बातें हैं या समझने की बातें हैं कि 1948 में अगर पूछ ली जाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा डिलीट की उपाधि 1948 ईस्वी में इन्हें दिया गया था, जबकि डिलीट की उपाधि पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें 1964 ईस्वी में प्रदान किया गया था। और पोस्टल स्टाम्प जो कि इफ्ला सम्मेलन भारत में हुआ था 1992 के समय में, उस समय इन्हें पोस्टल स्टाम्प की उपाधि भी दी गई थी। मतलब इस इनके नाम पे एक पोस्टल स्टाम्प की घोषणा की गई थी कि पोस्टल स्टाम्प इनके नाम से, इनके चित्र से प्रकाशित किया गया था। और फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया किन्होंने कहा था इन्हें, एस आर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया किन्होंने कहा था, ये कथन किसका है पूछा जाएगा, तो वो थे मॉरिस गेवर द्वारा दिया गया था। जबकि प्रिंस एमंग द लाइब्रेरियन भी मॉरिस गेयर द्वारा दिया गया था। और लिब्रा एंड अर्थमेटिकस इन्हें 1931 में इसके नाम से संबोधन किया गया था। और द हिंदू अखबार के आलेख में रंगनाथन द्वारा स्वयं के लिए छद्म लिब्रा एंड अर्थमेटिकस अपनाया गया था। तो ये सभी कुछ प्रमुख फैक्ट्स है जिसे आप सभी याद रखेंगे, आपके परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग चलते हैं, कुछ हम लोग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि स्टेटमेंट दिया हुआ है और इधर किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है वो भी लिखा हुआ है। तो द स्टूडेंट वेयर द बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑफ कोर्स द हेड एंड द टीचर वेयर द सोल एंड द लाइब्रेरी द हार्ट। तो ये कथन जो है सीडी देशमुख द्वारा है दिया गया है, और इसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वह किसी भी यूनिवर्सिटी की शरीर होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वह उसके सर के समान होता है। यानी शरीर को स्टूडेंट कहा बताया गया है, और जो हेड है वह यानी हेड माने सिर, वह एडमिनिस्ट्रेशन हेड के समान है। जबकि टीचर्स जो होती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के आत्मा होती हैं, सोल होती हैं। और लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी तो हार्ट होता है, दिल होता है। अगर दिल ही नहीं रहेगा तो सोल कहाँ से आएगा, और हार्ट ही नहीं रहेगा किसी व्यक्ति में तो फिर बॉडी काम कैसे करेगा। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वह लाइब्रेरी होती है। तो ये सीडी देशमुख जी का कहना था। और ईसी रिचर्डसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ईसी रिचर्डसन महोदय ने कहा था कि नोटेशन इज ए शॉर्ट एंड साइन, जबकि चिल्का मारी लक्ष्मी नरसिम्हन महोदय ने कहा था कि ईच विलेज शुड हैव लाइब्रेरीज लाइक वी हैव द टैंक्स एंड वेल्स। मतलब इनका कहना था कि जिस प्रकार गाँव में कुएं और तालाब होते हैं, और टैंक्स एंड वेल्स मतलब टंकी होती है या कुएं या तालाब उस समय हुआ करती थी होते हैं, वैसे ही लाइब्रेरी होना चाहिए ताकि वहाँ के बच्चे पढ़ सके, शिक्षित हो सके। और डुरूरी साहब ने कहा था टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, जो कि रंगनाथन का जो फोर्थ लॉ था सेव द टाइम ऑफ यूजर्स, उस पे ये बिल्कुल चरितार्थ उतरता है। और उसे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। मैक कोल्विन साहब जो है इन्होंने डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी का सिद्धांत दिया था, स्टेटमेंट दिया था। यानी कि जैसा डिमांड हो वैसा ही सप्लाई होनी चाहिए, ना कि डिमांड हो किसी पुस्तक की उसकी सप्लाई ना करके हम लोग कुछ और पुस्तक खरीदे, तो ये सही नहीं होगा। और मेलविल डेवी साहब ने कहा था कि द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। इनका कहना था कि अगर आपके पास 100 रुपया है या 1000 रुपया है, तो आप इसमें से वैसी पुस्तकों अधिक से अधिक पुस्तकों खरीदें जो कि रीडर के लिए महत्वपूर्ण हो, उसकी डिमांड हो, ना कि 1000 की एक ही पुस्तक लिया कर किताब को पुस्तकालय में रख दे।
ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा पाठक को, एक पुस्तक लाएंगे तो ज़्यादा पुस्तक का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि 1,000 में कुछ कम ही कीमत की 10 या 100 पुस्तक ला कर रख देंगे तो उससे ज़्यादा रीडर्स को बेनिफिट होते हैं। और एस आर रंगनाथन महोदय ने कहा था, रेफरेंस सर्विस इज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग right contact between the right reader and the right book at the right time। इनका कहना था कि रेफरेंस सर्विस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो लाइब्रेरियन होता है वह सही समय पे सही कंटेंट को रीडर तक सही समय में और कम समय में उपलब्ध कराता है। तो यह एस आर रंगनाथन महोदय का कथन था। विलियम ई हलाल महोदय ने एक कथन दिया था जिसमें इन्होंने कहा था, इंफॉर्मेशन इज मोर पावरफुल देन फिजिकल टेक्नोलॉजी एंड इट्स फॉर्म इज इनविजिबल लिंक दैट बाइंड ए सोसाइटी टुगेदर। यानी इन्होंने कहा था कि इंफॉर्मेशन एक बहुत ही पावरफुल और फिजिकल टेक्नोलॉजी होती है जो कि एक सोसाइटी को बांधने में और शिक्षित करने का कार्य करती है। और ऐसे रंगनाथन महोदय ने एक और कथन दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू बी ए रेफरेंस लाइब्रेरियन यू मस्ट लर्न टू ओवरकम नॉट ओनली योर साइनेस बट ऑल्सो द साइनेस ऑफ अदर्स। तो रंगनाथन महोदय जी का कहना था कि अगर आप एक रेफरेंस लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आपको अपनी शर्म को त्यागनी पड़ेगी, यानी आपको शर्मिला ना होना पड़ेगा, बल्कि आपको दूसरों जो शर्माते हैं, मान लीजिए किसी को कोई पुस्तक चाहिए और वो नहीं मांग पा रहा है तो उसकी शर्मिंदगी को दूर करनी है और आपको उससे थोड़ा लगाव बनाकर और उसकी जो आवश्यकता की पुस्तक है या इंफॉर्मेशन है उसे उपलब्ध कराना एक रेफरेंस लाइब्रेरियन का कार्य होता है। और मॉरिस गोयर, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, एस आर रंगनाथन को इन्होंने ही कहा था, मॉरिस गोयर ने। और मॉरिस गोयर ने प्रिंस अमंग द लाइब्रेरियन एस आर रंगनाथन को कहा था। तो ये दोनों मैंने पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ। टी रिडक्शन, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। चिल्का मारी, लक्ष्मी नरसिम्हन के बारे में भी बता दिया था कि प्रत्येक गांव में जैसे कुएं और तालाब होते हैं उसी प्रकार से लाइब्रेरी होनी चाहिए। डुरुरी महोदय ने भी बोला था कि टू प्रोवाइड द राइट बुक द राइट रीडर द राइट टाइम। और मैककोल्विन साहब की डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी है। मेलविल डेवी ने बताया था कि द बेस्ट रीडिंग, यानी कम अगर पैसा भी है तो उसमें अधिक से अधिक संसाधन जुटाएं ताकि यूजर्स को इसका लाभ मिल सके। और एस आर रंगनाथन महोदय ने रेफरेंस से संबंधित कथन कही थी। विलियम ई हलाल, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंफॉर्मेशन इज मोर पावरफुल देन फिजिकल टेक्नोलॉजी, जो फिजिकल टेक्नोलॉजी होती है उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल इंफॉर्मेशन होती है। और एस आर रंगनाथन महोदय ने रेफरेंस लाइब्रेरियन कैसा होना चाहिए वैसा इस कथन के माध्यम से बताया है। और अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इवेंट्स एंड सेलिब्रेशंस के बारे में, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग इसे, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वे याद करने वाली चीज़ें हैं और आप लोग याद करेंगे। तो नेशनल लाइब्रेरी दो जो है वह 14 नवंबर को मनाई जाती है। और नेशनल लाइब्रेरियंस डे जो होता है वह 12 अगस्त को मनाई जाती है। और नेशनल लाइब्रेरी वीक जो होती है वह 14 से 20 नवंबर के बीच में होती है। और आगे जो है नेशनल रीडिंग डे, तो जो नेशनल रीडिंग डे है वह 19 जून को मनाई जाती है। जबकि नेशनल रीडिंग मंथ अगर पूछ दिया जाए तो वह 19 जून से 18 जुलाई के बीच में होती है। एक महीना पूरा होता है जो कि नेशनल रीडिंग मंथ के नाम से जाना जाता है। और वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। बुक लवर डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। और एक और चीज इसमें एडिशनल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल लाइब्रेरियंस डे, जो कि एस आर रंगनाथन महोदय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, वह कब से मनाना शुरू किया गया था, तो वह सन 1984 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। वैसे ही हम लोग अगर पूछ लिया जाए कि नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है, जो कि 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में होती है, तो वह 1968 ईस्वी से ये मनाया जा रहा है। वैसे ही अगर पूछ दिया जाए कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब से मनाया जा रहा है, जो कि 23 अप्रैल को मनाई जाती है,
तो वह 1995 ईस्वी से मनाई जा रही है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ और इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न अवश्य आती है। तो और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुक ईयर डे कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बुक ईयर डे कब से मनाया जाता है, तो 1972 से मनाया जाता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि आप सभी को मैंने बताया है। इसे आप, आशा करता हूँ आप सभी याद रखेंगे। और दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि मैं लाइब्रेरी साइंस के जीरो से लेकर पूरी तरह से पूरा यूट्यूब पे सिलेबस करवाऊंगा। इसके लिए आप सभी को कोई फी देने की आवश्यकता नहीं है और यह बिल्कुल निःशुल्क मैं आप सभी को लाइब्रेरी साइंस की जानकारी दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा फिर कहूंगा कि मेरा ये ऐप है वो ऐप है, आप 2,999 का बैच ले लीजिए, 3,000 का बैच ले लीजिए और वहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन दूंगा। मैं यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा रहा हूँ यूनिट वाइज, जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमें एकदम बेसिक से जानकारी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के बारे में, तो वो भी मैं जीरो टू हीरो बैच के द्वारा इससे मैं पूरा करूंगा। और आशा करता हूं कि मैं इसे पूरा अवश्य करूंगा, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें। और जैसा कि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी एंड रिलेटेड वर्क उनके क्या काम थे, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसा कि मैंने पिछले भी पढ़ाया था, जब मैंने पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ाया था कुछ कुछ महत्वपूर्ण, जैसे मेलविल डेवी के बारे में पढ़ाया था, बीएस केशवन के बारे में पढ़ाया था, सी ए कटर के बारे में पढ़ा चुका हूँ, अयंकी वेंकटरमन्या के बारे में पढ़ाया हूँ, सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के बारे में पढ़ाया हूँ, के एम असदुल्ला खान के बारे में पढ़ाया हूँ, पी एन कोला के बारे में पढ़ाया हूँ, उनके जन्म दिवस बताया हूँ, उनकी प्रमुख चीजें जो बेसिक्स होती है वो सारी डिटेल्स मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पे उनका कुछ शॉर्ट फॉर्म में है जो कि आप सभी याद रखेंगे। बी एस केशवन के बारे में जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि प्रथम राष्ट्रीय लाइब्रेरियन इन्हें घोषित किया गया था। अब तो 1948 ईस्वी में, क्योंकि 1930 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक के एम असदुल्ला खान लाइब्रेरियन रहे थे, परंतु देश की आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे के एम असदुल्ला खान, तो उसके बाद इन्हें बी एस केशवन महोदय को प्रथम लाइब्रेरियन बना दिया गया था। और इन्हें फादर ऑफ आईएनबी भी कहा जाता है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। और फिर अंकी वेंकटरमन्य के बारे में बात किया जाए तो इन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी मैंने जस्ट पीछे बताया कि इन्हें पद्म श्री कब दिया गया था, वो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बी एस केशवन महोदय को भी पद्म श्री अवार्ड कब दिया गया था, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। तो आप सभी कमेंट के माध्यम से बताइए कि कब इन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। और भारत में जो पुस्तकालय आंदोलन के आर्किटेक्ट हैं, उन्हें अंकी वेंकटरमन्या को इसकी उपाधि दी जाती है। और आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय आंदोलन के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने एक आंध्र देशा एसोसिएशन का भी गठन किया था, तो ये भी याद रखेंगे। पी एन कोला महोदय के बारे में पढ़े तो इन्हें भी पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और कौल संधान की स्थापना, जो कि मैंने बताया था कि कोला इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की स्थापना है, जो कि 1975 ईस्वी में की गई थी, तो इन्होंने दिया था। और रंगनाथन की जीवनी के संपादक भी ये रहे हैं। और लाइब्रेरी हेराल्ड की स्थापना भी इन्होंने किया है। और पद्मश्री की अवार्ड इन्हें 2004 ईस्वी में मिली थी। जबकि हम लोग अगर अयंकी वेंकटैया रमन्या की बात करें तो इन्हें 1972 ईस्वी में पद्मश्री की उसे सम्मानित किया गया था। और बी एस केशवन महोदय के बारे में अगर बात किया जाए तो बी एस केशवन महोदय को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और उन्हें 1960 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे मैं पुनः आप सभी को बताया हूँ और आप सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ अवार्ड के बारे में जो कि एस आर रंगनाथन महोदय को दिया गया था। और उनसे संबंधित जैसे बी एस केशवन महोदय, एन के वेंकटेरमन्या, इन लोगों को
कुछ उपाधि दी गई थी, अवार्ड दिया गया था। तो इस प्रकार है, एस आर रंगनाथन को पद्म श्री कब दिया गया था, तो यहाँ से आप सभी याद कर सकते हैं, अगर याद अभी तक आप सभी को नहीं हुआ हो तो 1957 में याद रखेंगे कि एस आर रंगनाथन महोदय को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। एस आर रंगनाथन महोदय को राव साहेब से भी सम्मानित किया था, जो कि तत्कालीन भारत सरकार द्वारा उस समय राव साहेब से सम्मानित किया गया था, वह 1935 ईस्वी में की गई थी। एस आर रंगनाथन महोदय को नेशनल रिसर्च प्रोफेसर घोषित किया गया था। तो कब घोषित किया गया था, तो उन्हें 1965 ईस्वी में घोषित किया गया था। डिलीट की उपाधि भी इन्हें दी गई थी। अगर पूछ लिया जाए डीयू द्वारा कब दिया गया था, तो 1948 ईस्वी में दिया गया था। अगर पिट्सबर्ग द्वारा पूछ लिया जाए तो यह इन्हें 1960 ईस्वी में दिया गया था। बी एस केशवन को पद्म श्री कब मिला था, तो 1960 ईस्वी में मिला था, इसे आप लोग याद रखेंगे। एम क्यू वेंकटरमन्या को 1972 याद रखेंगे। देखिए इस प्रकार से याद रखेंगे एक सीक्वेंस के हिसाब से, तो आपको याद रहेगा। मैं बताता हूँ, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कब पद्म श्री मिली, 1957। 3 साल बाद 1960 में किसे मिली, तो बी एस केशवन। फिर उसके पश्चात 1972 में एम क्यू वेंकटरमन्या को। फिर बसरीदून साहब के 72 4 साल के बाद 1976 ईस्वी में। और फिर पी एन कौला महोदय को 2004 ईस्वी में। तो ये पद्म श्री से संबंधित एक जगह सभी क्वेश्चन आ गए कि नहीं, तो आप सभी इसे याद कर लेंगे, एकदम आसान है, 2-4 बार देखेंगे तो आप सभी को याद हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि हेनरी ला फाउंटेन को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था, तो 1913 ईस्वी में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ेंगे आप सभी, याद करेंगे। या मैं तो कहूँगा कि आप सभी नोट्स बनाते चले, अगर आप बिगिनर्स हैं तो नोट्स अवश्य बनाते चले, और अगर आपने पढ़ चुका है पहले से तो ये आपके लिए रिवीजन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे फेमस बुक ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो कुछ किताब के नाम है और उसके ऑथर के नाम दिए हुए हैं, जिसे आप सभी के कार्य है कि आप सभी याद कर लेंगे। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, जो कि 1910 ईस्वी में यह पुस्तक लिखी गई थी, वह इसी रिचर्डसन महोदय द्वारा लिखी गई थी। कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 ईस्वी, जो कि मैंने WCB शेयर्स के बारे में पढ़ा रहा था। देखिए मैंने बोला था ना कि WCB शेयर्स जैसे भी मैं पर्सनालिटी को थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था, परंतु उनके बारे में फिर बाद में उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी को लगेगा क्योंकि वो नहीं पढ़े रहते। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं पढ़ाता कि कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन 1915 में WCB शेयर्स महोदय ने दिया था, तो फिर आपको थोड़ी तकलीफ होती। वैसे मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो कैनन ऑफ जो क्लासिफिकेशन है वो 1915 ईस्वी में WCB शेयर्स महोदय द्वारा दिया गया था। ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन भी WCB शेयर्स द्वारा 1915 ईस्वी में दिया गया था, जो कि मैं ये चीज उस समय नहीं बता पाया था। और इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1918 ईस्वी में WCB शेयर्स महोदय द्वारा ही दिया गया है। और मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, जो कि मैं बता चुका हूँ। फिर बेसिक स्टैटिक्स फॉर लाइब्रेरियंस जो पुस्तक थी वह JD ब्राउन द्वारा लिखा गया था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन जो है वह EW हुलमे महोदय द्वारा लिखा गया है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड द सिस्टम ऑफ साइंस, जो कि 1929 ईस्वी में लिखी गई है, वह H.E. बिलिस महोदय द्वारा लिखा गया है। एन इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी साइंस 1933 ईस्वी में जो पुस्तक है ली पियर्स बटलर द्वारा लिखी गई है। और CCC, जिसके बारे में मैं प्रथम संस्करण, सेकंड संस्करण, थर्ड संस्करण, फोर्थ संस्करण और फिफ्थ संस्करण तक मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। तो ये जो है एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा लिखा गया है। और पुनः यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है, जिसके मैंने 6-7 संस्करण तक बताया था कि कब किसका कब संस्करण कब आया था। जैसे कि मैंने इसमें CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में मैंने पढ़ाया था कि 1933 में प्रथम संस्करण आया था, द्वितीय संस्करण 1939 ईस्वी में आई थी, तृतीय संस्करण 1943 ईस्वी में आई थी, और जो तृतीय संस्करण थी वह 1951 ईस्वी में आई थी। फिर फोर्थ संस्करण जो है 1958 ईस्वी में आई थी। और उसके पश्चात जो फिफ्थ और लास्ट संस्करण था, ये मैं CCC
क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिफ्थ संस्करण जो है वह 1964 ईस्वी में आई थी। इसी प्रकार सीसी की बात करें तो सीसी का जो है वह प्रथम संस्करण 1933 ईस्वी में आया था। द्वितीय संस्करण 1939 ईस्वी में आया था। तृतीय संस्करण कब आया था तो 1950 में आया था। फिर 1952 ईस्वी में आई थी। उसके बाद जो फिफ्थ संस्करण है वह 1957 ईस्वी में आई थी और सिक्स संस्करण जो है 1960 ईस्वी में आई थी। और ये सिक्स एडिशन थी और इसी का रिवाइज एडिशन जो 1963 ईस्वी में आई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। और डॉक्यूमेंटेशन जो बुक थी वह सैमुअल सी ब्रैडफोर्ड महोदय द्वारा 1948 ईस्वी में लिखी गई थी। डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज जो है जे एच सेरा महोदय द्वारा लिखा गया है। डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन जो है पी गुहा द्वारा लिखा गया है। और डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट की बात करें तो वह एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा लिखा गया है। डॉक्यूमेंटेशन जेनेसिस एंड डेवलपमेंट की बात करें तो वह एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एलन केंट द्वारा लिखा गया है। एलन केंट द्वारा लिखा गया है। और फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन फॉर लाइब्रेरियनशिप जे एच सेरा महोदय द्वारा लिखा गया है। इंडियन नेशनल लाइब्रेरी बी एस केशव महोदय जो कि प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरियनशिप जे के गेट्स। लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कि 1928 में लिखी गई थी परंतु 1931 में प्रकाशित हुई थी। फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा लिखी गई है। लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइन जो है पी एन कोला द्वारा लिखा गया है। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन जो है वो भी एस आर रंगनाथन महोदय द्वारा लिखा गया है। लाइब्रेरी ग्लोसरी एंड रेफरेंस वर्क जो है वो एल एम हेराल्ड महोदय द्वारा लिखा गया है। लिटिल साइंस बिग साइंस द इरिक डिसोला प्राइस याद रखेंगे आप सभी। मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी 1903 ईस्वी में लिखी गई थी जे डी ब्राउन द्वारा। और प्रोग्लेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 ईस्वी में लिखी गई थी। और इसका द्वितीय संस्करण 1937 57 67 याद रखेंगे। फर्स्ट संस्करण 37, सेकंड 57, थर्ड 67। और पंजाब लाइब्रेरी प्रीमियर जो 1916 ईस्वी में लिखी गई थी वह आशा डॉन डिकिंसन डिकिंसन द्वारा लिखी गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बुक्स के नाम थे और उसके ऑथर के नाम थे जिसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सेवन लैम्प्स ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स क्या होती है। तो सेवन लैम्प ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स जो है वह 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी। तो ये जो सेवन लैम्प्स ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स जो है वह सर्वप्रथम आप लोग याद रखेंगे यह आर एल मित्तल द्वारा दिया गया था। आर एल मित्तल के द्वारा दिया गया था। और इसमें इन्होंने शब्दित सिद्धांत में बताया था कि ये सिद्धांत क्या क्या होनी चाहिए एक प्रोफेशनल के लिए, लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए। तो उसमें इन्होंने बताया था कि फर्स्ट जो होता है वह होना चाहिए इम्पर्सनल बुक सिलेक्शन। तो इम्पर्सनल बुक सिलेक्शन का अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत इन्होंने कहा था कि लाइब्रेरियन को वैसे पुस्तकों का चयन करना चाहिए जो छात्र, शिक्षक और जो विद्वान हो, स्कॉलर हो, उसके द्वारा जो डिमांड हो, टीचर स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट या यूजर्स जिसका जो डिमांड हो वैसा ही पर बुक का सिलेक्शन किया जाना चाहिए लाइब्रेरियन द्वारा। और सेकंड सिद्धांत इनका ये था कि सर्विस बिफोर सेल। तो इसके अंतर्गत इन्होंने कहा था कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को पहले दें ना कि खुद के बारे में सोचें। और थर्ड इन्होंने जो प्रोफेशनल इथिक्स दिया था वह दिया था स्प्लिट माइंड यानी व्यापक दृष्टिकोण होनी चाहिए कि एक यूजर्स को किस प्रकार उसकी आवश्यकता वाली इंफॉर्मेशन से रूबरू कराया जा सकता है। और फोर्थ इन्होंने दिया था सिंथेटिक बिहेवियर। सिम ये आप लोग नोट कर लेंगे कहीं पे। तो इन्होंने जो आर एल मित्तल थे इन्होंने फोर्थ जो सिद्धांत दिया था वह था सिंथेटिक बिहेवियर। यानी कि इसमें र्यूड बिहेवियर किसी भी यूजर्स के साथ आप दिखाएंगे तो फिर वो आपसे बात करना नहीं चाहेगा या आपके सर्विस से संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए आपको
सिंपैथिक बिहेवियर एक लाइब्रेरियन को अपनानी चाहिए। फिफ्थ है टैक्ट। टैक्ट माने रणनीति एक तैयार करनी चाहिए, जिससे आप अपने यूजर्स को उसकी सूचनाओं तक, उसके पुस्तक तक, उसकी जानकारी वाली पाठ्य पुस्तक तक पहुंच प्रदान कर सके। और फिर जो सिक्स्थ होती है वह इंडस्ट्रायल होता है, और यानी कि सूचना उद्योग इसका मतलब होता है। इसमें लाइब्रेरियन को जो है वह उपयोगकर्ता जो यूजर्स होते हैं उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए लगा रहना चाहिए, और सूचना उद्योग का एक तत्व के रूप में कार्य करना चाहिए एक लाइब्रेरियन को, ऐसा आर.एल. मित्तल साहब ने कहा था। और सातवां जो है वह होता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप इसके अंतर्गत यह आता है कि जो उपयोगकर्ता को संतुष्ट करने के लिए लाइब्रेरियन को सूचना सेवा का उच्च स्तर बनाए रखना चाहिए। तो ये कुछ प्रमुख जो 7 लैम्प्स ऑफ पर्सनल इथिक्स है, जो कि लाइब्रेरियन के अंदर होनी चाहिए। तो ये जो आर.एल. मित्तल के जो दिए हुए सिद्धांत थे, इसका डिस्क्रिप्शन ये है। और दोस्तों आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इतना सारा बुक्स का नाम आप सभी को बताया है, उसके लेखक का नाम बताया है, तो उसको आपको याद करने में भी समय लगेगा, और क्लास थोड़ा लंबा हो गया है। तो ये सभी याद रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि यूज ऑफ लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी हम लोग खत्म करेंगे उस दिन। और उसके आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के पढ़ने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज भी पढ़ लें, जिसमें हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल और नेशनल लाइब्रेरी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, और आपके लव और सपोर्ट के लिए। और दोस्तों अभी तक आपने कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से आग्रह है कि सब्सक्राइब करें। और जो भी नए छात्र हैं जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, या तो बिलीस अभी शुरू शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए आप जैसा कि देख सकते हैं यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि आप अपने मित्रों के बीच में इस वीडियो का लिंक शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ लाभ प्राप्त हो। और इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, अथवा सुझाव दे सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो के शुरुआत में आप सभी को बता चुका हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।